गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ विथ में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आज का आपका टॉपिक जो है वो रिलेशन है। रिलेशन कल भी मिला था लेकिन डिफिनीशन नहीं हो पाई थी क्योंकि उसके और भी टॉपिक थे। अब आज हम एक रास भी पढ़ लिए तो उसके बाद शायद आपके रिलेशन समझ में आ जाए, है ना। पिछले चैप्टर में हमने जो पढ़ा है उसके आगे का है आपका 2.1 के आगे। चलिए हेडिंग डालिए, हमारे साथ लिखना है आप सभी को। हेडिंग डालिए रिलेशन, हिंदी में डाल लीजिएगा संबंध। लिखिए यदि, हमारे साथ लिखते चलिए, बढ़िया लिख लेंगे आप लोग। यदि ए व बी, यदि ए व बी दो अरिक्त समुच्चय हो तो, ए व बी दो अरिक्त समुच्चय हो तो, अरिक्त समुच्चय हो तो एक रास बी के किसी उप समुच्चय R को, एक रास बी के किसी उप समुच्चय R को, किसी उप समुच्चय R को A से B में संबंध बोल देते हैं। A से B में संबंध, A से B में संबंध कहते हैं। ए से बी में संबंध कहते हैं, है ना। चलिए आगे लिखते हैं। अर्थात ए से बी में संबंध, अर्थात ए से बी में संबंध एक रास बी का उप समुच्चय होता है। अर्थात ए से बी में संबंध एक रास बी का उप समुच्चय होता है। संबंध को R से रिप्रेजेंट करते हैं। A से B में संबंध क्या लिखे हैं? एक रास B का उपसमुच्चय होता है। संबंध को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर लिखिएगा आप कि R जो है वो सबसेट है एक रास B का। R जो है वो सबसेट है एक रास B का। अभी R और आपके सामने अच्छे से आ रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। यदि हम मान लें कि कोई R एक वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, यदि हम मान लें कि कोई R एक समुच्चय है, ऐसे x कामा y, ऐसे ये एक समुच्चय है। अब अगर ये एक समुच्चय है तो कहीं ना कहीं जो है x वो बिलोंग करता है A को, और कहीं ना कहीं जो y है वो बिलोंग करता है किसको? B को। तब हम जाके इसे R बोल पाएंगे। क्लियर है ना। अब और आगे हम चलते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास a इक्वल टू दिया है एक्स वाई, लेट कर दें, और b इक्वल टू दिया हुआ है क्या कह दें, जेड एक्स, जेड डब्ल्यू जेड ए बी, ये दिया हुआ है ना। अब यहाँ पर अगर हम r लिख रहे हैं तो जो हम एक रास b लिखेंगे, एक रास b ये लिखेंगे पहले, तो ये हो जाएगा x कामा a हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हो जाएगा आपका x कामा b, फिर उसके बाद आपका y कामा a, और फिर उसके बाद हो जाएगा y कामा b। थोड़ा सा कुछ हम चलिए, ठीक है, हाँ ये हो गया। अब अगर ये ऐसे लिखा है यहाँ से यहाँ तक, तो जो r होगा वो r इसी में से कोई एक अवयव होगा, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, और चाहे ये हो। अब समझ में आया? क्लियर है ना। यानी इन सभी अवयवों को हम R बोल देंगे। R आपका ये भी हो सकता है, R आपका ये भी हो सकता है, R आपका ये भी हो सकता है, ये भी, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये अवयव इसी में से होना चाहिए। समझ में आया? इसीलिए हम बोलते हैं कि R जो है वो सबसेट है किसका? एक रास B का। अब तो समझ में आया? क्लियर है। उतार लीजिए एक एग्जाम्पल और हम दे दे रहे हैं। हम कह रहे थे एग्जाम्पल और देख लीजिए। मान लेते हैं कि A आपका जो है 1 है, 2 है, 3 है, ध्यान समझना, और B आपका जो है वो 3 है और 6 है। ये दो A और B हैं। जब हम एक रास B निकालते हैं तब हम लिखना शुरू करते हैं 1 कामा 3, ये तो आता है ना, 1 कामा 6, फिर उसके बाद 2 कामा 3, 2 कामा 6, 3 कामा 3, 3 कामा 6। ये तो बात आ गई एक रास B की। लेकिन जब हम R लिखते हैं
ध्यान देना, यहीं पे थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा नहीं। जब हम r लिखते हैं तो हम 1,3 लिख लेते हैं, 1,6 लिख लेते हैं, 2,3 लिख लेते हैं, 2,6 लिख लेते हैं, लेकिन 3,3 को छोड़ देते हैं और क्या लिखते हैं 3,6। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि पहली लाइन में हमने लिखाया था यदि a और b जो है अरिक्त समुच्चय है। क्या लिखवाए थे? a b जो है वो अरिक्त समुच्चय है, यानी a का कोई अवयव b में ना हो। समझ में आया? यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं 3,3 तो x और y x और y दोनों इक्वल आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो इसलिए हम इस रिलेशन को छोड़, इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, इक्वल आ गया है ना। इक्वल का कोई रिलेशन नहीं होता है, इक्वल मतलब छोड़ दिए जाते हैं। अदर में सब में जो रिलेशन है उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं r से, और r का मतलब क्या हो सकता है? r का मतलब आपका ये भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्या, जो a है, ध्यान देना, ये जो 1 है वो बिलोंग करता है a को, और जो 3 है वो बिलोंग करता है b। अब तो समझ में आया? r जो है 1,3 है, वो भी कब? जब 1 जो है वो a को बिलोंग करता है, 3 जो है वो b को बिलोंग करता है। क्लियर? और इसीलिए ये कहा जाता है कि ये अवयव जो है, ये अवयव जो है इसमें है, इसीलिए r जो है वो सबसेट होगा किसका? a क्रॉस b का। अब शायद अच्छे समझ में आया। क्लियर है ना? उतार लीजिए, ये हो गया। चलिए अगले हेडिंग और डाल इसमें जानिए, कुछ और भी है। लिखिए संबंध का प्रांत, संबंध का प्रांत। अगले हेडिंग देखिए, मिटाना है इसे, मिटाने। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है संबंध में? नहीं है ना। चलिए हेडिंग डालिए संबंध का प्रांत। हेडिंग डालिए आप सभी संबंध का प्रांत। संबंध के प्रांत को हम डोमेन बोल देते हैं, और डोमेन को DOM लिखते हैं और R लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, संबंध के प्रांत में हम डोमेन लिखते हैं, डोमेन को संबंध का प्रांत कहते हैं। डोमेन और रेंज आता है, रेंज में परिसर होता है। बस प्रांत को हम क्या बोल देते हैं? डोमेन। अभी प्रांत ही लिख रहे हैं, उसे DOM और फिर R बोल देते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं। क्लियर? अब लिखिए इसमें एक लाइन, यदि R A से B में रिलेशन है, यदि R A से B में रिलेशन है, तो R के प्रथम घटक को संबंध का प्रांत बोलते हैं। तो R के प्रथम घटक को संबंध का प्रांत बोलते हैं। तो R के प्रथम घटक को संबंध का प्रांत बोलते हैं। देखिए यदि ये बिलोंग करता है A को, तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं A कामा B जो है वो बिलोंग कर रहा था किसको? R को। यदि ये बिलोंग करता है A को, तो इसका मतलब है कि R जो है A कामा B जो है वो R को बिलोंग कर रहा था, और इसका पहला अवयव, आपको पहला जो अवयव है, ये वाला पहला अवयव, ये कहलाता है डोमेन। क्लियर? कोई डाउट है? अगर कहीं आपके सामने लिखा मिल जाए कि 3 4 लिखा है, ये R है, आपको डोमेन पूछ लिया जाए, बताइए, तो डोमेन का हो जाएगा 3। लिखेंगे कैसे? DOM R लिखेंगे और ऐसे ही लगाएंगे ब्रैकेट और 3 लिख देंगे, बिलोंग्स टू A कर देंगे। A का पहला अवयव जो है वो आप कर देंगे। क्लियर हो जाएगा? और इसे बंद कर देंगे, या ब्रैकेट में जो कुछ लिखा उसे भी आप लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। समझ में आया? चलिए अगली हेडिंग डालिए परिसर। परिसर को हम रेंज बोलते हैं, और रेंज R होता है आपका, और रेंज R का मतलब होता है, हाँ इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा, लिखिए यदि R A से B में संबंध है तो देखें, तो R के द्वितीय घटक को संबंध R का परिसर बोलते हैं। तो R के द्वितीय घटक को
हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर हाँ हम परिसर बोलते हैं, इसे हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये रेंज होगा, और ये जो वैल्यू लिखी थी ये 3 जो लिखे थे ना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4 और बिलोंग कर सकते हैं बी, और आप दिखा सकते हैं इसके डाटा को कि ये 3,4 जो है वो बिलोंग कर रहा था आर को। अगर हम इसे और इंडिकेट करना चाहें तो हम फिर से लिखेंगे रेंज, और रेंज के बाद लिखेंगे आर, और यहाँ पर लिख लेंगे ये बी है, बी एक वैल्यू बी की है जो हम पहले बता चुके हैं, जैसे ये लिखा है ये वाला बी है ना, ये बिलोंग करता है बी को, और आप जान चुके हैं कि ए बी जो है वो किसका अवयव है, आर का एलिमेंट। क्लियर है ना। ए बी अगर रेंज है, ए बी अगर आर का एक अवयव है तो हम बी को क्या बोल देते हैं, रेंज, और ए को क्या बोल देते हैं, प्रांत, डोमेन। क्लियर है ना। चलिए लिख लीजिए, अगले हेड डालिए साफ प्रांत, ये भी लिख लीजिए एक लाइन। चलिए यहाँ पर एक चीज और हम देखते हैं, हाँ हेड डालिएगा साफ प्रांत, हेड डालिएगा साफ प्रांत, कोडोमेन, साफ प्रांत लिख लीजिए। चलिए लिखिए, यदि आर ए से बी में संबंध है तो, यदि आर ए से बी में संबंध है तो आर ए से बी में संबंध है तो लिखे, बी संबंध आर का सह प्रांत कहलाता है। तो बी संबंध आर का सह प्रांत कहलाता है जब ए इज ग्रेटर देन बी। बी संबंध आर का सह प्रांत कहलाता है जब ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए की ये जो है अगर बी से बड़ा है तो इस स्थिति में हम बी को क्या बोल देते हैं, सह प्रांत बोल देते हैं, है ना। लिख लीजिए, सॉरी, यदि ए जो है वो आर में अगर संबंध दिखाता है तो हम यहाँ पर ए को जो है लेस कर देते हैं बी से, ये आपका कहलाता है सह प्रांत, है ना। अभी कैसे होगा वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक अवयव है आपका ए 1 2 3 और 7, और दूसरा अवयव है आपका बी 3 और 6, ये दिया, ठीक। अब इस कंडीशन में अगर हम निकालते हैं ए क्रॉस बी तो हमें क्या मिलता है, 1,3, ध्यान देना थोड़ा सा, 1,6, 2,3, 2,6, 3,3, 3,6, फिर क्या दिया हुआ है 7,3 और 7,6, है ना। इस स्थिति में आपसे पूछता है कि आप डोमेन बताइए, इस स्थिति में आपसे पूछता है कि आप डोमेन बताइए। तो डोमेन क्या होगा कि पहला सभी का पहला, यही तो ना, सभी का पहला अवयव, और सभी के पहले अवयव क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 7 है, इसके अलावा कुछ है नहीं है, है ना। और उसके बाद ये आपका रेंज क्या होता है, रेंज आपका होता है सभी का दूसरा, सभी का दूसरा मतलब या तो 3 है या तो 6, और कोई है तो ये क्या हो जाएगा 3,6। और जो कोडोमेन होता है, जो कोडोमेन होता है वो आपसे ये कहता है कि बी के सभी अवयव होंगे यदि ए बी से बड़ा है तो। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग मिस हो रहे हैं जरूर, अगर आगे आएगा हमारे समझ से ये आ रहा है, यदि ए बी से बड़ा है तो, यानी ए में बी से ज़्यादा अवयव है तो इस कंडीशन में हमें जो है केवल बी वाला वैल्यू, जो बी की वैल्यू है वो क्या मिलेगी, डोमेन मिलेगी। क्लियर है ना। कंडीशन ये है कि जो बी वाली वैल्यू है उसमें से ए जो है वो बी से छोटा होना चाहिए। यहाँ एक आपका एक ऑप्शन मिलता है कि ए जो है वो बी से छोटा होना चाहिए। समझ में आया। ये कोई जरूरी नहीं कि इसके अवयव सभी बड़े हों, कहीं छोटा भी मिलेगा। ए 3 और 6 लिखा हो, बी बड़ा मिला हो, तो बी के वह सभी अवयव आपके कोरेंज कहलाएंगे जिसमें ए इज लेस देन बी हो। समझ में आया। जैसे यहाँ कहीं अगर लिखा होता, समझ लो यहाँ कहीं अगर लिखा होता 7,6 और 7,7 यहाँ भी होता तो ये हम कोडोमेन ना मानते, क्योंकि 7 जो है 6 से बड़ा हो जा रहा है। क्लियर है ना।
समझ में अब आया? चलिए आगे क्वेश्चन में बहुत सारे हैं, आ जाएंगे। ठीक बेटा, चले चलिए अगली हेडिंग डालनी है संबंध का रिप्रेजेंटेशन। लिखिए संबंधों का निरूपण, मिटा लें इसे। चलिए डालते हैं संबंध का रिप्रेजेंटेशन। संबंध का निरूपण, निरूपण हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। एक आपका सारणी पढ़ चुके हैं, सारणी नहीं क्या तालिका कुछ क्या पढ़े हैं, चलिए दूसरा नाम दे देते हैं, रोस्टर एक नाम है। एक हम रोस्टर पढ़ चुके हैं, अभी जान जाओगे आप रोस्टर क्या है। और एक और हम पढ़ चुके हैं जिसे गुण विधि बोल देते हैं, है ना। और गुण को इसमें निर्माण कह दिए या गुण जो भी है, निर्माण या गुण, ठीक है। और एक और विधि हम लोग पढ़ना है, वो भी हम पढ़ चुके हैं, तीर आरेख, तीर आरेख। बस इतना ही अभी जानिए और बाकी छोड़ देते हैं, और बाकी कोई मतलब नहीं है, बस इतना आप जान लीजिए बहुत है। देखिए रोस्टर है, निर्माण है और तीर आरेख है। तीर आरेख तो हम कई बार देख चुके हैं, जैसे ए और बी, जैसे ए बी हम एक ले लें तब सही रहेगा। ए दिया है 1 2 3 और 4 और 5, और बी दिया है आपका 1 और 2 और 3 और 4 और डॉट डॉट कितना 25 तक मान लेते हैं, है ना। ठीक, और ये कहता है कि आपको बताना है कि जब b जो है a का वर्ग, आपको ऐसे संबंध बताने हैं जब b जो है वो a का वर्ग हो। अब b a का वर्ग है, इसके लिए आपको बस केवल एक ही काम करना है, इसमें से एक अवयव लेना है और इसमें से एक ऐसा अवयव लेना है कि इसका वर्ग करने पे आ जाए। समझ में आया? जैसे हमने ले लिया 1 और 1 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 1 इसमें है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं है। फिर उसके बाद इसमें लोगे 2 और 2 का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 हुआ। फिर उसके बाद ऐसे 3 लोगे, 3 का वर्ग करोगे तो 9, फिर लोगे 4 का वर्ग करोगे तो 16, और फिर लोगे 5 का वर्ग करोगे तो कितना 25। वो उसके बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 का वर्ग करोगे 36 इसमें नहीं है। तो इस विधि को हम बोल देते हैं रोस्टर, इस विधि को। क्लियर, कोई डाउट है इसमें? एक विधि और ये इंपॉर्टेंट है, इन तीर के बारे में आप जानते हो, ऐसे लिखा हुआ, इसका बताने की जरूरत नहीं है। इनका इनसे ऐसे तीर बना के हम लिखते हैं, ठीक है ना। वो आप पढ़ चुके हो काफी, बहुत दिन से, 2-3 दिन से तो पढ़ ही रहे हो। ये जो गुण है यानी निर्माण विधि है, इसके लिए हम इससे ही अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ध्यान दो, इससे ही अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि x कामा y जो है वो r का एक अवयव है। कब? जब x बिलोंग करता है a को, y बिलोंग करता है b को, और यहाँ पर जो है y इक्वल टू लिखा हुआ है किसका, x स्क्वायर का। अब बताओ क्या समझ में आया? नहीं आया? फिर से x y r का एक एलिमेंट है, मतलब r है एक, मतलब संबंध एक है, यानी a क्रॉस b का एक अवयव है। कब? जब x a को बिलोंग करता है, यानी पहला अवयव a का है, y b को बिलोंग करता है, दूसरा अवयव b का है, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन दिया है कि y का मान जो है वो x स्क्वायर होना चाहिए, यानी जो y का मान है, ये वाला मान है, वो ये इसका स्क्वायर होना चाहिए। ये वाला मान है वो इसका स्क्वायर, दोनों नीचे है कि नहीं है। ये वाला मान जो है वो इसका स्क्वायर नियंत्रित करना है ना। तो वही ये कंडीशन दिया है कि y इक्वल टू x स्क्वायर होना चाहिए। कोई डाउट है? अब नहीं है ना, लिख लीजिए। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन देखिएगा, संबंधों के अवयवों की संख्या। संबंधों के अवयवों की संख्या को हम बोल देते हैं, ध्यान दो, हाँ ये हेडिंग है। अब अगर एक एलिमेंट जो है, यानी नंबर ऑफ ए इक्वल टू अगर p है, ठीक है ना, उसके बाद फिर देखिएगा, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट b इक्वल टू q है, a के एलिमेंट p है और b के एलिमेंट q है,
तो जो रिलेशन के एलिमेंट होंगे, संबंधों की जो संख्या होगा वो 2 की पावर pq होगा। समझ में आया? जैसे इससे पहले याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था, सबसेट के नव संबंधों के एलिमेंट की संख्या कितनी, समुच्चयों के उप समुच्चय की संख्या कितनी, फार्मूला मिस हो गया। जो उप समुच्चय होते हैं, जो सबसेट होते हैं, वो 2 की पावर n के रूप में होते हैं। याद होगा तो याद होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 2 की पावर pq के रूप में हो जाएंगे। कब? जब ये n नंबर ऑफ a के एलिमेंट p हैं, नंबर ऑफ b के एलिमेंट q हैं, तब नंबर ऑफ r यानी आपके जो है संबंधों की संख्या होगी 2 की पावर pq, यानी pq का गुणा। क्लियर है ना? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो है थोड़ा सा और भी देखना है, ये a क्रॉस b के अवयव हैं, जो r जो है वो a क्रॉस b के ही अवयव है ना। तो इतना माइंड में रखिएगा, बस इतना उतार लीजिए। चलिए चलिए अगली हेडिंग डालिए आप, प्रतिलोम संबंध। अगली हेडिंग डालिए आप, प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध देखिए बहुत इजी, एकदम देख के समझ जाओगे, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें अभी तक पता था कि जो r होता है, ध्यान दो, जो r होता है a कामा b, जो r होता है वो होता है a कामा b, और यहाँ पर a बिलोंग करता है a को और b बिलोंग करता है b को। कोई डाउट है ना? अब जब प्रतिलोम लिखोगे तो लिखोगे a इनवर्स, ये आपका प्रतिलोम हुआ a इनवर्स, है ना, ये प्रतिलोम हुआ। अब आप इसे लिख दोगे क्या, b कामा a। अब यहाँ पर जो है वो b बिलोंग करता है b को और a बिलोंग करता है a को। अब अंतर क्या है, a कामा b लिखा था तो b कामा a है, उसी का जस्ट उल्टा। अब अगर हम इसे थोड़ा सा और विस्तार से देखें तो a की वैल्यू 1 2 3 है और b की वैल्यू आपकी 1 और 2 या 3 और 6 ही मान लेते हैं, कुछ ऐसे, है ना। तब जब हम यहाँ पर r लिखेंगे तो r आपका हो जाएगा, ध्यान दो, r आपका हो जाएगा, बोलिए 1 कामा 3, फिर 1 कामा 6, 2 कामा 3, 2 कामा 6, 3 कामा 3 लिखेंगे कि नहीं? नहीं लिखेंगे, है ना। तो सीधे क्या आ जाएगा, 3 कामा 6। यही सब थोड़ा सा ध्यान देना है अगर आप r लिख रहे हो तो। अब जब r डैश r इनवर्स निकालोगे तो आपका लिख जाएगा 3 कामा 1, 6 कामा 1, 3 कामा 2, 6 कामा 2, 6 कामा 3। अब बताइए कोई डाउट है इसमें? नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है। r था, r इनवर्स हो गया, है ना। यहाँ पर r था a कामा b, जहाँ a बिलोंग करता था b को, यहाँ r इनवर्स है b कामा है, जहाँ b बिलोंग कर रहा है b को। क्लियर? लिखिए यहाँ पर नोट लिख लीजिएगा, यहाँ पे नोट लिखवा दे रहे हैं। जो डोम r होगा वो रेंज r डैश है ना, और जो रेंज r होगा वो डोम r हो जाएगा, r डैश, ठीक है ना। और एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, जो r डैश की होल r इनवर्स की होल इनवर्स होगा वो r हो जाएगा। अरे भाई इसका एक बार फिर इनवर्स करोगे तो यही तो आएगा, एक बार फिर है ना। तो नोट में आप ये 3 लाइन लिख लीजिए। हेडिंग है आपकी तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन है। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देख लें तो आपके समझ में तुरंत आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ये कहता है कि अगर एक अरिक्त समुच्चय A है, केवल A ही एक समुच्चय है, केवल A एक समुच्चय है, तो इस कंडीशन में आइडेंटिटी रिलेशन को हम IA से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कहता है केवल X और X होगा, और X जो है वो बिलोंग करता है A को, और एक निशान ये लगा दिया उल्टा A, है ना। अब उल्टा A क्या है इसके बारे में विस्तार से जरूर बताएंगे, बस इतना ये समझ लो कि एक एलिमेंट A ऐसा है, मतलब एक समुच्चय A ऐसा है, केवल A ही है ना। और उसी का रिलेशन अगर पूछ रहा है तो इस कंडीशन में हम IA लिखेंगे, और IA की वैल्यू x कामा x कहलाएगी, और ये ऐसे,
क्या होगा इसमें, जैसे ए लिखा हुआ है 1 2 और 3 और आपसे आई ए पूछ रहा है तो आप लिखेंगे 1, 2, 2 और 3, 3। अब बताइए क्या आप नहीं समझ में आया? उन्हीं रिलेशन, उन्हीं अवयवों को 2 बार लिख देना, आपका हो जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर? क्योंकि और कोई अवयव नहीं है इसमें, बी नहीं है कि ए का बी के साथ आप रिलेशन निकाल दो। ठीक, आइडेंटिटी रिलेशन में आपका वही बार बार आएगा और उन्हीं के 2 रिलेशन जिसमें एक्स की 2 वैल्यू बराबर हो, इक्वल हो, वह आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएंगे। ठीक है ना? एक लाइन लिख लीजिए इसमें, माना कोई ए अरिक्त समुच्चय है तब, माना कोई ए अरिक्त समुच्चय है तब तत्समक रिलेशन को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तब तत्समक रिलेशन को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। हो गया? चलिए ये इतना उतार लीजिए, ये उतार चुके होंगे शायद। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल्स को हमारे सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अगर हो सके तो। आज के लिए बस।